राम राम भाई और बहनों। आप सभी का मत बात की जाए। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में आपके उसका मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक आपका लास्ट दो वीडियो आपकी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो चुकी है लास्ट दो वीडियो से। और पहली वीडियो में केवल हमने थोड़ा बहुत इंट्रो पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत आई कैसे, और कुतुबुद्दीन के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक जो संस्थापक था उसके बारे में कुछ पढ़ा। जो लास्ट वीडियो आई थी परसों लास्ट वीडियो जो आई थी, उस वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान का, जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक या कहे गुलाम वंश का प्रथम शासक के बारे में हमने उसके बारे में बात की। उसके बारे में मैंने बात की थी कि जो अगर बात की जाए वो कब उसकी डेथ हुई, डेथ के बारे में बता दिया था आपको। 1210 ईस्वी में उसकी डेथ हो गई थी, घोड़े से गिर के चौगान खेलते समय। चौगान आपको बताया गया था कौन से खेल को कहते हैं। चौगान आज जिस वर्तमान में हम जिसे पोलो के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से चौगान का ये बता दिया था। आज राष्ट्रीय खेल ईरान देश का राष्ट्रीय खेल है। तुर्क ही भारत में पोलो को लेकर आए थे, अगर पूछा जाता है। जैसे क्रिकेट भारत में अंग्रेज लेकर आए, उसी तरीके से अगर बात की जाए पोलो पोलो खेल जो आपका लेकर आए, पोलो खेल वो आपका लेकर आए हैं तुर्क, मतलब इस्लाम धर्म के से आपका पोलो गेम इधर आया है। तुर्क निवासी आपके इधर लेके आए हैं। अब बात करते हैं अपना नए नए राजा के बारे में। नया राजा आपका दूसरे राजा आपका तुम जब इसकी मृत्यु हो गई, किसकी? जब आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो नया राजा आपका बनता है कौन? नया राजा आपका बनता है आराम शाह। ठीक है। आराम शाह के बारे में कहा जाता है भाई, कोई कोई इसको कहते हैं कि भाई ये कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का था, कोई कोई कहता है। ठीक है। कोई कोई उसका कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का छोटा भाई था। तो इस तरीके से आता है, मतलब ये कंफर्म ये नहीं है ये कि आखिर आराम शाह था तो था कौन। जैसे आपका इसका इल्तुतमिश का एक दरबारी कवि हुआ है उल मिराज, मिनाज उल मिराज। उसका कहना था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई भी पुत्र नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई पुत्र नहीं था, उसका केवल 3 लड़कियां थी। तो उसका बेटा होने का तो ख़त्म। एक अबू फजल जिसने आईने अकबरी लिखी। अबू अक- अम- अबू अबू फजल कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का छोटा भाई था आराम शाह। ठीक है। इसी तरीके से कुछ विद्वान ये कहते हैं कि आराम शाह इससे कुछ भी रिलेशन नहीं रखता था। ये ऐसे ही एक रैंडम आदमी था। ठीक है। जिसको आनन फानन में उसकी मृत्यु हो गई, अचानक अचानक मृत्यु हुई, है ना। अचानक किसी को पता ही नहीं था घोड़े से गिर के मौत हो जाएगी इसकी, अचानक मृत्यु हुई। तो आनन फानन में, ताकि तो उन लोगों में दहशत ना फैले कि भाई राजा मर गया तो राजा के बाद हमारा क्या होगा, कैसे होगा। तो वहाँ के जो सरदार थे, जो अमीर मतलब बड़े तबके के लोग थे, उन्होंने बात की जाए साधारण जनता में, जो आपकी वो थी जनता में शांति बनाए रखने के लिए, जो विद्रोह हो रहे थे, विद्रोह होने की चांसेस थी, जो उसके टाइम पे विद्रोह हो रहे थे, उन्हें रोकने के लिए, सैनिकों में हीन भावना पैदा ना हो, इस वजह से अचानक ही आराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया, ये सोच के कि आराम शाह किसका, इसका इनकी हाथ की कठपुतली बनकर रहेगा। और जो जहाँ तक है ये रहा भी, थोड़ा बहुत रहा भी। बात की जाए आराम शाह केवल आठ महीने के लिए शासक बना था। तो इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए 1210 से 1211 तक इसका टाइम पीरियड आता है आराम शाह का। आराम शाह एक, अब बात ये है, अयोग्य, बस वही है जो लिखना है बस वही लिख लो, स्टोरी अपना याद करते रहना। आराम शाह अयोग्य और कमज़ोर शासक था। इसको कुछ भी शासन के बारे में कुछ भी वो पता नहीं थी कि क्या था क्या नहीं। ठीक है। और आराम शाह
को राजा मानने से इनकार कर देते हैं दो आदमी। ठीक है, आराम शाह को राजा मानने से इनकार कर देता है दो आदमी। ये दो आदमी कौन कौन? एक तो आपका मुल्तान, जिसके अधीन था। मुल्तान किसके अधीन? मुल्तान इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाई के अधीन। जमाई, हाँ जमाई बोलेंगे, इसकी बहन का पति कुबाचा। ठीक है, बहन का पति था जो इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की कुबाचा, जिसके अधीन मुल्तान था। उसने कह दिया मैं इसको राजा नहीं मानता। बंगाल उस समय स्वतंत्र था, बंगाल का जो वहाँ था उधर शासक था अली मर्दाना। उसने मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं भी इसको राजा नहीं मानता। और जब इसका ये पता चल गया कि ये अयोग्य और कमज़ोर दोनों हैं, भाई एक तो इसके दूसरों की बात में जल्दी आता है, दूसरों की बात में बहुत जल्दी आता है, अमीरों के कहने पे चलता है, आम जनता के ऊपर ध्यान नहीं देता, सैनिकों के ऊपर ध्यान नहीं देता, मनमानी चलाता है। तो कह जाते हैं इस आराम शाह के टाइम पीरियड में आपका एक सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो गई। सिविल मतलब गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। अब गृह युद्ध की स्थिति पैदा होने के बाद एक आपने नाम सुना होगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जिसकी लड़की से उसकी शादी हुई थी। ठीक है, इल्तुतमिश जो उस टाइम कहाँ का अगर बात की जाए, हाँ अगर बात की जाए इल्तुतमिश, जो आपका इल्तुतमिश आता है, ठीक है, उस टाइम आपका बदायूं, यूपी का जिला है बदायूं। ठीक है, बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का शासक था इल्तुतमिश। तो जब इसको दिल्ली के सरदारों को और अमीर को ये पता चला कि तो हमने गलत आदमी को चुन लिया शासक बनाने के लिए, तो उन्होंने इल्तुतमिश के पास निमंत्रण भेजा कि भाई आजा और दिल्ली पर राज कर ले, दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित कर, क्योंकि ये राजा ख़त्म है। तब जाकर इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश ने इसको युद्ध किया, आराम शाह के साथ युद्ध किया और युद्ध में हरा कर इसको मारने के बाद गद्दी पर बैठा। ठीक, ये चीज़ आती है आपकी किसकी? इल्तुतमिश की। अब आपका शासनकाल खत्म हो जाता है, किसका? आराम शाह का। अब बात करते हैं अपने तीसरे और महत्वपूर्ण शासक के बारे में, जिसका नाम है आपका तीसरा महत्वपूर्ण शासक आता है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश टाइम पीरियड अगर इसका है, टाइम पीरियड 1211 से लेकर 1236 तक इसका टाइम पीरियड आता है। ठीक है, इसके बारे में इल्तुतमिश का असली नाम जो वैसे रियल नेम बताते हैं, इसका बैठते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश। जो इसका पूरा नाम है, पूरा नाम अगर लिखते हो तो पूरा नाम आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका पूरा नाम था। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गुलाम वंश या मामलुक वंश 3 पार्टों में बटा हुआ है, कुतुबी वंश, सेकंड आपका शमसी वंश और चौथा आपका बलबनी वंश। ये भी आपको बताया था कब से किसकी हिस्ट्री थी। अब एक सवाल आप में से पूछ सकते हैं, एक ने पूछा भी था मेरे से, सर हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि तुम भाई इल्तुतमिश एक इल्बारी तुर्क था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला इल्बारी तुर्क शासक कौन था? वो आपका इल्तुतमिश था। तो इसका हम बात करते हैं आपका इल्बारी बताया था। ठीक है, इल्बारी के बारे में बताऊंगा कि इल्बारी शासक था। एक ने पूछा था मेरे से कि उनका सबसे पहला इल्बारी तुर्क था, पर सर आप बता रहे हो उसका वंश शमसी वंश, कि इसके टाइम पर शमसी वंश की स्थापना हुई। शमसी वंश ये कैसे? तो बात ये है
कि इल्बारी तुर्क आपका देखो वंश, जैसे आपका बात करते हैं आप किस वंश से है, ठीक है, आपका गोत्र। जैसे मेरा है, मैं मलिक, मलिक मेरा गोत्र है, ठीक है। तो ये जो शमसी है ये उसका गोत्र था, जब तो शमसुद्दीन। और इलबारी, इलबारी उसकी जाति थी, जैसे जाति से मैं जाट हूँ, ठीक है, उसी तरीके से गोत्र आपका इल्तुतमिश का शमसी था और जाति से वो इलबारी था। जैसे हिंदू में ये मलिक कौन है, एक गोत्र है, एक जाटों का गोत्र है मलिक, उसी तरीके से शमसी एक इलबारी जाति का गोत्र था, तो इसलिए कहते हैं। अब बात करते हैं, भाई ये चीज़ बता दी, अब इनके बारे में जो फैक्ट लिखने हैं केवल वे लिखना। सबसे पहला आपको बता चुका हूँ, शमसुद्दीन इसका पूरा नाम था। प्रथम इलबारी तुर्क शासक, अगर सवाल पूछता है, ठीक, प्रथम इलबारी तुर्क शासक था हमारा। इसका वंश शमसी वंश। सवाल पूछता है भारत में शमसी वंश का संस्थापक किसको कहा गया है, इल्तुतमिश को कहा गया है। ये चीज़ें आप इसके याद रखना, ठीक। इसके बाद इसके बारे में अब बात की जाए, इसको ही हम दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अगर बात की जाए सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, अब दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसको कहा क्यों गया, कहा इस वजह से गया क्योंकि इसी ने ही दिल्ली को पहली बार अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जैसा आपको पता ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाए रखा था, लाहौर में रुका था। किस युद्ध की वजह से, एक युद्ध होने वाला था, उस युद्ध की वजह से, युद्ध के डर से वो लाहौर में ही बनाया था। पर अब इसके बारे में अब इल्तुतमिश के बारे में अगर एक सवाल और बात की जाए, इल्तुतमिश, ये आपको बताया था मैंने, ये किसका था, ऐबक का गुलाम, फिर बाद में दामाद भी बन गया, ठीक है, बाद में दामाद भी बना, इल्तुतमिश का गुलाम था। अब इसके गुलाम के बारे में कैसे बात आती है कि गुलाम कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है। अब बचपन में बात की जाए, ठीक है, ये भाई अपने परिवार में छोटा बच्चा बताया दूंगा, सब में छोटा था और सबसे ज़्यादा चहेता था। इसके जो चाचा ताऊ के चचेरे वचेरे भाई थे, वे इससे ज़्यादा चिढ़ते थे कि तुम भाई इससे ज़्यादा वो लगाव है, इससे वो है। तो बचपन में ही इसके भाइयों ने, इससे जो चिढ़ते थे उन भाइयों ने इसको बेच देता है एक व्यापारी का, जिसका नाम आता है जमालुद्दीन महमूद, ठीक है। उस महमूद से ये खरीदता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये इस तरह से दास बनता है, इस तरह से गुलाम बनता है, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक के खरीदने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही रहता हुआ इसने वहाँ सैन्य शिक्षा ली, सारी चीज़ें इसने की, सैनिक शिक्षा ली, वहीं इसने अपना धनुर्विद्या, वहीं इसने आपका प्रशासनिक कार्य, मतलब जो जो गुण कुतुबुद्दीन ऐबक में थे वे गुण इसने ग्रहण किए। उसके बाद कुछ गुण इसने मोहम्मद गोरी से भी लिए, ठीक है। इस तरीके से उसने ये काम किए। अब बात करते हैं कि तो भाई इसका ये किस तरीके से, बात करते हैं ना फेम लाइट में किस तरीके से आया, कौन, इल्तुतमिश फेम लाइट में आया किस तरीके से, कि इल्तुतमिश के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक, इल्तुतमिश
इल्तुतमिश फेम लाइट में किस तरीके से आया? इल्तुतमिश फेम लाइट में आया जब आपका मोहम्मद गोरी, जब आपका मोहम्मद गोरी ने, आपको पता है 1205 में अपना आखिरी युद्ध करने के लिए आया था, 1205 में खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गोरी युद्ध करने आया था। तो उस टाइम, ठीक है, उस टाइम ये फेमलाइट में आया, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका नेतृत्व कर रहा था, ठीक है, नहीं नेतृत्व कर रहा था किसका, गोरी नेतृत्व कर रहा था खोखर के विरुद्ध। कुतुबुद्दीन ऐबक एक मोर्चा संभाले हुए था, कुतुबुद्दीन का दूसरा मोर्चा संभाले हुए था ये इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने वहाँ बहुत साहस से काम करा, उनको अपनी वीरता दिखाई, लोगों उन्होंने बहुत हराने में सबसे ज़्यादा जो योगदान बताते हैं इसका था 1215 में जाटों को हराने का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के इस गुलाम को देखकर मोहम्मद गोरी बहुत प्रसन्न हुआ। पहली बार फेम लाइट में आया था, मोहम्मद गोरी की नज़रों में आया, 1205 में आया था। तो मोहम्मद गोरी, ठीक है, इसने कहा 1205 में ही, ठीक है, 1205 की बात आ रही है, 1205 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब मोहम्मद गोरी द्वारा इसकी प्रशंसा सुनी, मोहम्मद गोरी ने इसकी खुद प्रशंसा की, तो मोहम्मद गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक इससे अपनी लड़की की शादी कराता है, ठीक है, अपनी लड़की की शादी कराता है और इसे दास्ता से मुक्त कर देता है, ठीक है, मतलब अपनी गुलामी से आज़ादी दे देता है। आज़ादी देने के बाद इसको ग्वालियर का राजा बनाता है, ठीक है, ग्वालियर का वहाँ राजा बना देता है, ग्वालियर का, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे करके ये अपना बदायूं के गवर्नर के पद पर आ जाता है। अब एक सवाल आता है, जो अगर बात करते हैं, लिख लो अगर लिखते हो, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक जिसका निर्वाचन हुआ, ठीक है। अगर बात की जाए दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसका निर्वाचन हुआ, मतलब एक तरह से जनता द्वारा चुना गया, लोगों की द्वारा चुना गया, ठीक है, वो था आपका इल्तुतमिश। क्योंकि वहाँ की जनता आराम शाह से रुष्ट थी, आपको बता दिया था, आराम शाह से दुखी थी, सरदार उससे बाद में दुखी हो गए, तो उन्होंने सबने मिलकर किसको, अलग अलग भाई वो थे, वे कुबाचों को भी चुन सकते थे, ठीक है, कुबाचों को भी चुन सकते थे वे, और भी जैसे अली मर्दा था, अली मर्दा बंगाल का अच्छा शासन कर रहा था, तो उसको भी दिल्ली की शासक बना सकते थे। तो उन्होंने बदायूं के एक छोटे से उसको वो करा, तो उन्होंने एक उसका, जनता ने उसको चुना था, सरदारों ने उसको मिलकर चुना था कि हाँ भाई, अलग अलग आदमी देखे कि हाँ भाई दिल्ली का शासन कौन संभाल सकता है, तो उनमें निर्वाचन हुआ था। अगर बात तो इसलिए कहते हैं कि इल्तुतमिश का अगर बात की जाए, सिंहासन पर बैठना एक निर्वाचन है, ना कि वंशानुगत हुआ है या किसी ने जबरदस्ती वैसे बैठ गए। अब बात हुई क्या इसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश के सामने सबसे बड़ी समस्या, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई। जैसे आपका मैं ऐबक बताता हूँ, ऐबक जैसे ही मरा, ठीक है, ऐबक आप मरा, ऐबक के मरने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, दिल्ली सल्तनत 4 हिस्सों में बट गई, दिल्ली सल्तनत 4 हिस्सों में बट गई, ठीक है। एक आपका बंगाल अलग हो गया, बंगाल आपका अलग हो गया, आपका मुल्तान भटिंडा वो अलग हो गया। पहले जहाँ मुल्तान का राजा कौन था, कुबाचा, वो कुबाचा ही ने अपना स्वतंत्र घोषित कर दिया अपना आपको। जो आपका पश्चिमी पंजाब आता है वो स्वतंत्र हो गया, एलदोज, और एक दिल्ली बची। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के जो पूरा शासन व्यवस्था थी उसका कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों में बट गया, बंगाल, मुल्तान, पंजाब और दिल्ली, ठीक है। बंगाल आपको बताया है, बंगाल किसके अधीन था, बंगाल आपके था अली मर्दा के अधीन,
ठीक है, अली मर्दान, अली मर्दान के अधीन। ये आपका कुबाचा, ये आपका एल्दोज, और ये आपका तो था है ही इल्तुतमिश। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था जब आराम शाह को इन दोनों ने ही राजा मानने से इनकार कर दिया था और इसने इस बारे में कुछ बोला ही नहीं, ये न्यूट्रल था। ये चीज़ आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, जरूर याद रखना कि हाँ ऐबक के बाद ये 4 हिस्सों में अलग अलग बट गया था। ठीक है, ये एल्दोज था जोन सा, एल्दोज का आपको मैंने पहले ही बताया। एल्दोज ने पहले से ही स्टार्टिंग से ही दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार बताता था, क्योंकि एल्दोज कहाँ का था, पहले एल्दोज गजनवी का, गजनी का था। वहाँ से एल्दोज हार कर आपका पश्चिम पंजाब की साइड आ गया था, पंजाब की साइड, वहाँ उसने शासन अपना स्थापित कर लिया। पर ये आज भी कहता था कि दिल्ली सल्तनत पर मेरा अधिकार है, ना कि इन कुतुबी वंश वालों का, इन शमसी वंश वालों का मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरा गजनी पर अधिकार था। ठीक है, ये चीज़ थी। अब इस टाइप से इसके सामने ये छोटी छोटी समस्या आ गई। ठीक है, कुछ जैसे वो भी बात करते थे कि कुछ ऐसे सरदार भी थे जो इल्तुतमिश को पसंद नहीं करते थे। मतलब जिन सरदारों ने जिन सरदार ने आराम शाह को गद्दी पर बिठाया था, वे सरदार उसको कैसे पसंद करेंगे आप बताओ। ठीक है, तो वे भी इसके खिलाफ थे। तो इन्होंने सब चीज़ के लिए कुछ काम इसने स्टार्टिंग किए। जो इसने काम स्टार्ट किए इल्तुतमिश के, अगर बात की जाए इसके कार्य लिख लेना कि कार्य क्या क्या थे। ठीक है, इल्तुतमिश के कार्य, सबसे पहला कार्य है तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाई। अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आया कौन सबसे पहली बार, ये था आपका इल्तुतमिशी। इसी वजह से लाहौर से राजधानी दिल्ली लेकर आने की वजह से ही इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग जहाँ दिल्ली को मेन हेड पॉइंट पर रखा गया हो, मिडिल पॉइंट जहाँ दिल्ली हो, वहीं से तो स्टार्टिंग मानोगे, तभी से आप उसकी स्थापना मानोगे। तो आपका दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको कहा गया है, वो कहा गया है आपको इल्तुतमिश को। अगर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, नॉर्मल संस्थापक पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, वास्तविक आ जाए आपका, रियल आ जाए, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली डायनेस्टी, ठीक है, दिल्ली एम्पायर, तो वो आपका कौन है, इल्तुतमिश। ठीक, अब इसके बारे में ये चीज़ आती है भाई आपका, इसने एक काम इसने किया चालीसा का गठन, दूसरा काम इसका चालीसा का गठन। ठीक है, ये इसके केवल काम लिखते जाना कि इसने कौन कौन से काम किए। अब चालीसा थी तो थी क्या, चालीसा के बारे में थोड़ा सा वैसे पढ़ते हैं। ठीक है, चालीसा थी तो थी क्या, चालीसा का जो अगर नाम बन जाए तो चालीसों को हम इसको कहा जाता है, जो इसने नाम दिया था तुर्कन ए चहलागानी। अगर कहीं आ जाता है तुर्कन ए चहलागानी, ये किसका नाम है, तो ये भी आपकी चालीसा का ही एक दूसरा नाम है। चालीसा, एक बात की जाए, ये 40 सरदारों का ग्रुप था, 40 गुलामों का। ठीक है, 40 गुलामों को एक ग्रुप था। ठीक है, जो किसने बनाई थी, जो इल्तुतमिश ने अपनी सहायता के लिए बनाई। ठीक है, अपनी सहायता के लिए बनाई, क्यों, क्योंकि आपका मैं बता चुका हूँ कि कुछ ऐसे सरदार थे जो उसके खिलाफ थे। सरदार थे मतलब अच्छी पोस्ट पे थे आदमी, कुछ अच्छी पोस्ट वाले आदमी भी इसके खिलाफ थे। अब भाई वे इसके साथ काम करते पर इसके पूरी तरह से इसका साथ नहीं देते, तो उस चीज़ को इसने ख़त्म करने के लिए सबसे पहले इसने क्या काम किया, अपने विश्वास पात्रों के, जो इसके विश्वसनीय गुलाम थे कि जिन पे ये आँख बंद करके विश्वास कर सकता था, उन सभी उनकी एक इकट्ठा किया। 40 सरदार, वे 40 ग्रुप, 40 गुलाम थे। ठीक है, उन 40 गुलामों को एक
अच्छा ऊंचे पद दिए। ठीक है, उस इन्हीं 40 गुलाम में आपका एक आगे सरदार आता है बलवन। ठीक है, उन्हें अच्छा अच्छा दरबार में अच्छे पद दिए। ठीक है, तब पद दिए, पद देने के बाद उनको लोगों में क्या ना सम्मान प्राप्त हुआ, लोगों के बीच सम्मान प्राप्त हुआ, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। ठीक, और इस चीज़ से वे पर्सन हुए, भाई गुलाम थे, गुलाम को आप इतना अच्छा ओहदा दे दोगे तो वे अपने मालिक के प्रति पहले से ही क्या थे, वफादार थे, तो और ज़्यादा वफादार हो जाएंगे। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो आपके इसके विरोधी थे वे विरोधी हट गए, प्रशासन से हट गए, और ये 40 सरदारों का ग्रुप ही इसका प्रशासन मतलब इसको सरकार चलाने में इसकी सहायता करने लगे। इसका गुप्त विभाग, इसका सब चीज़ें इन्होंने संभाला। तो इसी वजह से कहते हैं कि तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा सफलता मानी जाती है, ये 40 का गठन इसके शासनकाल को सफल बनाने में एक बहुत वो मानी जाती है, हाँ ये सफलता। ठीक, इसके बाद इसका दो कार्य हो गए, दिल्ली राजधानी बनाई, इसका आ गया। तीसरा तीसरा काम इसका लिखते हैं हम, तीसरा कार्य आता है इसका जो मैंने बताया एल्दोज। ठीक है, इस एल्दोज नाम की समस्या का हल करना। एल्दोज नाम की समस्या को हल करने के लिए इसने सबसे पहले क्या काम किया, भाई इसके पास उस टाइम इतनी शक्ति नहीं थी स्टार्टिंग में कि ये आते ही युद्ध लड़ ले। तो इसने पहले कि हाथ जोड़ो नीति अपनाई, इसने हाथ जोड़ कर बैठ गया, भाई मैं छोटे बाप का हूँ एल्दोज, तू तू कहता है दिल्ली तेरी है तो मैं मानता हूँ, हाँ भाई दिल्ली तेरी है, मैं मान लेता हूँ इस बात को, दिल्ली तो तेरी है, पर इस पर युद्ध छोड़, मैं तेरा दिन काम करने के लिए झूठा वादा किया ताकि केवल एल्दोज दिल्ली पर आक्रमण ना करे, इसको समय मिल जाए आपकी उससे युद्ध करने के लिए, अपनी सेना बढ़ाने का, अपनी शक्ति बढ़ाने का। उसने झूठे तौर पर वो कर दिया। ठीक है, फिर इसने 1215, ठीक 1215 में इसने स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, 1211 की, 1211-12 की बात कर रहा हूँ। ये इसने शुरुआत में मान लिया 2-1 साल इसने चला। फिर जब इसकी ये हो गया कि हाँ भाई मैं सशक्त हो गया, मैं अच्छा हो गया, ठीक, तब इसने 1215 और 16 मानते हैं, दोनों साल मानते हैं, आपका एक इसके एल्दोज के खिलाफ इसने क्या काम किया, लड़ाई शुरू कर दी। इसने एल्दोज के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया कि हाँ भाई अब तक मैं कमज़ोर था, अब मैं तेरी सुन रहा था, अब आ जा तू, अब मेरे पास ताकत होगी, अब मैं आ गया। 3 साल बाद इसने किया जो इसके युद्ध का नाम देते हैं तराइन का तीसरा युद्ध। ठीक है, तराइन का तीसरा युद्ध। अगर सवाल पूछते हैं तराइन का तीसरा युद्ध, आपने 2 युद्ध पढ़े हैं तराइन के, पहला 1192 में, वो 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, दूसरा पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में 1192 में, और तीसरा युद्ध हुआ है आपका 1215 और 16 में। ठीक है, 15-16 में इल्तुतमिश और एल्दोज, इसमें एल्दोज आ जाता है और एल्दोज नाम की समस्या खत्म, और जहाँ उसकी मौत हो जाए एल्दोज को मार भी देता है इसमें। यह आपका इसका तीसरा काम था, एल्दोज को मारना। ठीक है, इसके बाद जो कुबाचा था, ठीक है, कुबाचा को भी वो हराता है इसी समय में। तराइन के युद्ध के बाद इसने कुबाचा को हराया। कुबाचा ने जो उसने कह दिया था मैं तो अपना अलग ही मुल्तान, अलग ही राज्य है, अलग ही देश है, इसने कुबाचा को भी हराया था। कुबाचा को हराने के बाद इसने पहले तो उससे कह दिया कि इन्होंने चल मैं बस तू मेरे अधीन काम कर ले, मैं तो कुछ नहीं करने का। ठीक है, पर इसने ठीक है वही मान लिया इसने, पर बाद में जाके इसने 1217 में, हाँ ठीक है, पहले वापस कर दिया, फिर 1217 में उसने जाके क्या काम किया, उस लाहौर पे, मुल्तान पे कब्जा कर लिया और कुबाचा को वहाँ से भगा दिया। ठीक है, कुबाचा को उसने वहाँ से भगा दिया, कुबाचा फिर वहाँ से चला गया। ठीक है, उसने ठीक है, इसने वो आ गया कि बाद में आपका
एक मंगोल आक्रमण इसके टाइम पे होता है। मंगोल आक्रमण का फ़ायदा उठा के कुबाचा ने फिर से लाहौर पे और भटिंडा पर थोड़ा बहुत कब्जा किया। ठीक है, कब्जा करने के बाद कुबाचा इसने फिर आक्रमण करके वो भगा दिया कुबाचा वहाँ से। कुबाचा को फिर वहाँ से भगा देता है, सिंध की तरफ भागता है। और जहाँ जिस किले में वो छुपता है उस किले पे से एक साइड में सिंध नदी से घिरा हुआ था, तो और वो कुबाचा सिंध नदी में डूबकर मर जाता है। इस तरीके से कुबाचा का भी अंत हो जाता है। ठीक, अब जो कुछ उसके विरोधी थे, विरोधियों को उसने ख़त्म कर दिया था। जो उसका साथ देने को तैयार हो गए, ठीक है, जो नहीं हुए उनकी हत्या करा दी। अब इसके टाइम पे ही आपने सबसे नाम सुना होगा एक चंगेज़ खान। सॉरी, आपने नाम सुना होगा चंगेज़ खां। ठीक है, चंगेज़ खां कौन? चंगेज़ खां आपकी बात की जाए, चंगेज़ खां आपका भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल आक्रमणकारी। प्रथम मंगोल आक्रमणकारी। ठीक है, प्रथम मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां। ठीक है, चंगेज़ खां भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां था, जिसने 1221 में किस पे आक्रमण किया? भारत पर आक्रमण किया। और भारत पर आक्रमण करने का भी इसने प्रॉपर तरीके से कहा जाए, इसने भारत पर आक्रमण किया नहीं, केवल भारत की सीमा पर आया था आक्रमण करने के लिए। ठीक, पर इसके बारे में अगर बात करते हैं, कहीं कहीं नाम आता है कि आपको चंगेज़ खां का नाम सब याद करते हैं, अगर कहीं आ गया तिमुचिन। ठीक है, तिमुचिन मंगोल आक्रमणकारी ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये 1221 में ही आक्रमण हुआ है। और ये तिमुचिन और कोई नहीं, तिमुचिन चंगेज़ खां का ही वास्तविक नाम है। चंगेज़ खां का जो रियल नेम है, चंगेज़ खां का रियल नेम ही तिमुचिन है। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि चंगेज़ खां, अब बताते हैं चंगेज़ खां भारत आया तो आया क्यों, किस वजह से इसने आया। चीज़ चंगेज़ खां जो मंगोल थे, ये मंगोल के इनके आने का रीज़न और कुछ नहीं, एक राजा हुआ है। ठीक है, उस राजा की वजह से ये आया था भारत। बात करते हैं एक, जब मैंने आपको पहले बताया था, एक राज्य था ख्वारिज्म। ठीक है, जो ख्वारिज्म मध्य एशिया का था, जहाँ गजनी साम्राज्य स्थापना हुई थी। गजनी साम्राज्य को फिर इसने छीन लिया था, गजनी तोड़ फेड़ के फिर आपका गौड़ साम्राज्य बना था। ठीक है, ये चीज़ थी। ख्वारिज्म राज्य का एक युवराज था। ठीक है, ख्वारिज्म राज्य का एक युवराज था जिसका नाम था जलालुद्दीन। ठीक है, मॉमबर्नी। जिस ठीक है, जलालुद्दीन मॉमबर्नी। ठीक, ये इस युवराज का पीछा करते हुए आया था, क्योंकि ये भागकर कहाँ आ गया था, जब ख्वारिज्म का वहाँ का युवराज था, वहाँ का था, जब चंगेज़ खान ने ख्वारिज्म पर अटैक किया, 1220 में अटैक किया, तो वे वहाँ से भागकर कहाँ गया, ये वहाँ से भागकर आपका पंजाब में आके छिप गया, पंजाब की ओर भागा। ठीक है, अब क्या हुआ, जब पंजाब में आ गया, पंजाब में आने के बाद सबसे पहले इसने, जलालुद्दीन ने वहाँ के जो खोकर थे, ठीक है, खोकर थे, उनसे अपने वैवाहिक संबंध बनाए। ठीक है, उनकी लड़की से, जो खोकर सामंत थे, जो उनके सरदार थे, उनके सरदार की लड़कियों से शादी कर कर खोकरों से को अपनी साइड कर लिया। उस टाइम पर बात की जाए, पंजाब में शासन किसका था, जब आपको पहले बता चुका हूँ वो किसको हरा चुका है, एल्दोज को पहले ही हरा चुका है।
और लाहौर के और पंजाब का इलाका किसके पास है? अब कबोचा के पास था। ये 1221 की बात है, क्योंकि कुबाचा का अंत जो हुआ है कब हुआ है? कुबाचा का अंत 1225-26 में हुआ है जाके, उससे पहले नहीं हुआ है। ठीक, ये 1221 में कुबाचा को ये हराता है, खोखरों की मदद से कुबाचा को हराता है और सिंध पर अपना, बात की जाए उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, सिंध सागरी क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। ठीक, इसके बाद वो कुबाचा को हराने के बाद क्या करता है? इल्तुतमिश के पास अपना दूत भेजता है। ठीक है, लाहौर की तरफ बढ़ता हुआ अपना इल्तुतमिश के पास अपना दूत भेजता है और उससे कहता है कि भाई मुझे चंगेज़ खां से मेरी रक्षा करो, चंगेज़ खां से मेरी रक्षा कर लो। चंगेज़ खां के बारे में इल्तुतमिश को पहले से ही पता था कि चंगेज़ खां किस तरीके का आदमी है। ठीक है, तो उसने सीधा सीधा, ठीक है, उसने सीधा सीधा मना कर दिया। उसने इल्तुतमिश ने मामबरनी को सीधा सीधा मना कर दिया कि मैं आपको शरण नहीं दे सकता। आपको आर्थिक मदद चाहिए, मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, आर्थिक मदद दे सकता हूँ, पर आपको शरण देकर, आपको सैन्य सहायता देकर मैं चंगेज़ खां से सीधे सीधे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। तो वो उससे मना कर देता है। ठीक है, तो उस वजह से कई आदमियों ने इसका वो भी किया, जो इसके जो सरदार थे, चालीसा थे, उन्होंने कहा कि तुम आप ये गलत है, ये तो एक डरपोक वो हुआ, आपने क्यों कर दिया। पर उसका ये निर्णय आखिरकार सफल रहा। चंगेज़ खां ने उसकी इस बात का सम्मान करते हुए भारत के किसी भी क्षेत्र पर उसने आक्रमण नहीं किया जो इल्तुतमिश के अधीन था। उस तरीके से उसने मंगोल आक्रमण से खुद को बचा लिया। अब ये स्थिति पा के उसने तो भाई उस पर आक्रमण किया, वो जाकर अपना 1224 के समथिंग 1224 के समथिंग जलालुद्दीन मामबरनी भारत छोड़ के, जब उसे पता चल गया कि भारत में उसको सहायता मिलनी नहीं, भारत छोड़ा और फारस की तरफ भाग गया, फारस ईरान की तरफ भाग गया। और वहाँ से ही आपके जो मंगोल भी थे, मंगोल मतलब कौन? चंगेज़ खां भी इसके पीछे पीछे लग गया। आगे पता नहीं, आगे का आपको देने भी नहीं क्यों आया है, कहाँ मरा है, कैसे मरा, उस चीज़ को छोड़ दो। ये आपका कौन था? ये आपका मंगोल आक्रमण इसके टाइम पे हुआ था, चंगेज़ खां ने किया था 1221 में। बस आपको ये लिखना है। अब चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्यों भाई काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, फिर दिक्कत आती है। चलो आज के लिए बस इतना ही। भाई इल्तुतमिश आपका जितना हो गया, आपका इल्तुतमिश लगभग आपका 50% हो चुका है। ठीक है, जो इल्तुतमिश के बारे में छोटी छोटी केवल फैक्ट रह गए हैं कि इल्तुतमिश ने क्या करवाया। जैसे कुतुब मीनार की पूरी प्रणाली उसने करवाई, उसने एक नई आपका भूमिदान योजना चलाई, जिसको हम एकता या इक्ता प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरह से उसने नए सिक्कों का निर्माण करवाया, उसने आपका और भी काम उसने कराया कि उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला प्रथम शासक बना। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। ये चीज़ें आपका इसकी बेटी रजिया सुल्तान के बारे में, वो चीज़ें आपके बताए, वो कल बात करते हैं उस बारे में। अब मुझे केवल ये है कि हाँ, अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं, मैं एक बात बुला जाते जाते कर रहा हूँ, बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं तो पढ़ें, नहीं तो एक बार वही है, अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है बच्चों का पढ़ने का, तो मैं इससे अच्छा है कि मैं अपना वीडियो बनाना बंद कर दूँ। ठीक है, जो एक दो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं स्पेशल अपना या तो गूगल मीट पे बना दूँ या जूम पे बना दूँ। ठीक है, वो मैं या माइक्रोसॉफ्ट मीट पे उस पर कर दूँ। मैं आपका वहाँ से आपका वो वीडियो कर सकता हूँ, मैं उनके लिए कि तुम भाई उन्हें प्रॉब्लम ना हो, जो पढ़ने वाले में पढ़ें। पर उस चीज़ का वो चीज़ है, जो चीज़ फ्री में मिल रही है उस चीज़ को आप देखते नहीं। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो कम से कम मेरे ये नहीं है कि 2 व्यू आ रहे हैं, कितने व्यू आए हैं, व्यू आओ मेरा 1, पर कम से कम उस वीडियो को पूरा देखो। क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने दी थी, उस लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चन के अगर आप सबने देखे होती वीडियो, अगर आप सब देखते तो आप उन क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देते या पूछते। पर आप में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया, ना आपने पूछा,
तो मतलब आप इसको देखना पसंद नहीं करते, वीडियो नहीं देखते, तो मैं क्यों किसके लिए मेहनत करूं? तो इससे अच्छा है कि मैं बनाना बंद कर दूं। तो मुझे रेस्पॉन्स दे दो, ये मेरी अभी, जब तक अगली वीडियो मैं तब भी बनाऊंगा जब आप मुझे रेस्पॉन्स दोगे। ठीक है, चलो आप सभी पढ़ो अच्छे से, रहो आराम से। चलो राम राम सभी को, जय हिंद।